ओके, तो चलो देखो, हम लोग अभी करेंगे, सबसे पहले करेंगे हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड। अभी जो दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों मेजरली हम लोग का थ्योरेटिकल चैप्टर है। दोनों ही हमारा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। सो हाउस होल्ड सर्किट से सबसे पहले क्या करना है, पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे आता है। हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो हमारे जनरेटिंग स्टेशन में बन रहा है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले हमारा पावर जनरेटिंग स्टेशन पर, जो कि हमारा शहर से दूर होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, विच इज फार फ्रॉम द सिटी, ठीक है, शहर से बहुत दूर रहता है। तो जब जनरेट होता है तब उसका वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं 11 किलो वोल्ट। इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट 11 किलो वोल्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ऑलवेज प्रोड्यूस एट अ वोल्टेज ऑफ 11 किलो वोल्ट। अब 11 किलो वोल्ट से हम लोग का घर तक नहीं दिया जाता डायरेक्टली। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुआ है वो 11 किलो वोल्ट पर भी ट्रांसमिट नहीं होता है। क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पे 11 किलो वोल्ट पे जनरेटिंग स्टेशन में हुआ, यहाँ पे मान लो ये जनरेटिंग स्टेशन 11 किलो वोल्ट पे जनरेटिंग स्टेशन पे बना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कभी भी डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करते बिकॉज ऑफ इंसुलेशन डिफिकल्टीज। बिकॉज ऑफ इंसुलेशन डिफिकल्टीज इट इज नेवर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली एट 11 किलो वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसको वोल्टेज इसको बढ़ाते हैं और द जनरेटिंग स्टेशन और द ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको स्टेप अप करेंगे, दिस इज डन। और स्टेप अप कहाँ पे स्टेप अप होगा, एट मान लो ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है। ग्रिड सब स्टेशन पर ये स्टेप अप होकर हमारा बनता है 132 किलो वोल्ट, ठीक है। अब ये 132 किलो वोल्ट को हम लोग को ट्रांसफर किया जाता है। इट इज ट्रांसफर्ड एट 132 किलो वोल्ट टू द सिटीज, ओके। उसके बाद आता है हमारा, एक आता है मेन सब स्टेशन, फिर इट गोज टू द मेन सब स्टेशन, ठीक है। इट गोज टू मेन सब स्टेशन, मेन सब स्टेशन, तो मेन सब स्टेशन पर क्या होता है, इट इज डन अ स्टेप डाउन, इट इज डन अ स्टेप डाउन टू 33 किलो वोल्ट। अब ये 33 किलो वोल्ट क्या होता है, यहाँ से हम लोग का फैक्ट्रीज को, हेवी फैक्ट्रीज, हेवी फैक्ट्रीज को ये ट्रांसफर हो जाता है। इट इज ट्रांसफर टू हेवी फैक्ट्रीज। अब यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे, उसके बाद अगेन वी गो टू अ सबस्टेशन और द इंटरमीडिएट सबस्टेशन, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सबस्टेशन जाते हैं, इंटरमीडिएट सबस्टेशन पर हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे क्या होता है, इट इज स्टेप डाउन अगेन, इट इज अगेन स्टेप डाउन टू 11 किलो वोल्ट, ठीक है। अब ये 11 किलो वोल्ट से कहा जाता है हमारा लाइट इंडस्ट्रीज पर, लाइट इंडस्ट्रीज पर हमारा 11 किलो वोल्ट। एंड देन फाइनली इट इज अगेन स्टेप डाउन एट द सिटी सबस्टेशन, एट द सिटी सबस्टेशन टू 220 वोल्ट, टू 220 वोल्ट, और फिर यहाँ से हमारे घरों तक आता है। सो घर पे हम लोग को मिलता है एट 220 वोल्ट, क्लियर है। घर पे हमें मिलता है एट 220 वोल्ट, क्लियर है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ हमारा जनरेटिंग सबस्टेशन से लेकर हमारा घर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई अ हाई वोल्टेज एंड लो करंट इज यूज्ड, वाई अ हाई वोल्टेज एंड लो करंट इज यूज्ड। सो इसका आंसर आई होप सबको याद होगा। इस पे क्या है, हाई वोल्टेज का रीजन क्या है, हाई वोल्टेज क्या करता है, इट प्रिवेंट्स इंसुलेशन डिफिकल्टीज, इट प्रिवेंट्स इंसुलेशन डिफिकल्टीज, ठीक है। और हम लोग आज सुबह ही पढ़े थे, एच क्या होता है, जूल्स ऑफ हीटिंग से आई स्क्वायर आर टी। तो अगर आई हमारा बढ़ता है, इफ आई इंक्रीजेस, एच विल ऑल्सो इंक्रीज विद अ ग्रेटर अमाउंट, क्योंकि आई स्क्वायर है, एच विल इंक्रीज विद अ ग्रेटर अमाउंट क्योंकि ये आई स्क्वायर है। सो जैसे जैसे हमारा आई कम होगा, heat loss will also be reduced. So low current is used. Low current is used to prevent heat loss. Low current is used to prevent heat loss. Here है high, the reasons of high voltage and low current. So ये होम्स तक जो आया, ये हमारा मान लो हमारा मेन स्विच तक आता है। ये हमारा घर का जो मेन स्विच है वो मेन स्विच तक आया, ठीक है। अब मेन स्विच से हमारे घर तक कैसे आता है, मेन स्विच बोर्ड से, या जो घर के नीचे हमारे देखा है मीटर बॉक्स में, ये वहां तक आ गया हमारा घर, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं के डब्ल्यू एच मीटर। दिस इज नोन एज अ किलोवाट आवर मीटर, क्योंकि हम लोग इसको यूनिट्स इसमें मेजर होता है किलोवाट मीटर में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, तीन वायर्स निकलता है, यहाँ से होता है तीन वायर्स, लाइव, अर्थ, न्यूट्रल, लाइव वायर, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। सो लाइव वायर क्या करता है, इट कैरीज करंट फ्रॉम सोर्स टू अप्लायंस, अर्थ वायर इज फॉर अर्थिंग, ठीक है, एंड न्यूट्रल वायर इज फॉर करंट फ्रॉम appliance back to the source, current from appliance back to the source। तो ये तीन वायर से निकलता है हमारे घरों तक आता है, ठीक है। अब हमारे घर तक तो आ गया, घर तक अब हम लोग कैसे पहुंचाएंगे उसके बाद, घर में हम लोग का किस तरीका से ट्रांसफर होता है। सो वो घर पे हम लोग जो यूज करते हैं उस सिस्टम ऑफ वायरिंग को हम लोग बोलते हैं रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। घर पे हम लोग जो करते हैं दैट इज नोन एज रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। क्या होता है रिंग सिस्टम, मान लो ये हमारा एक रूम है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ आवर रूम्स। अब यहाँ पे हम लोग को चार अप्लायंस कनेक्ट करना है, these are the four appliances। यहाँ हमारा तीन वायर्स है मान लो, लाइव, सो क्या करते हैं हम लोग, एक लंबा वायरिंग करते हैं, एक वायर कर देंगे विच विल गो ऑल अराउंड द रूम। जनरली ये हमारे सीलिंग के ऊपर किया जाता है, सीलिंग के ऊपर ही किया जाता है, ठीक है। जनरली हमारे ये घर के रूम्स में सीलिंग के ऊपर किया जाता है। हम लोग का एक वायर खींचा जाता है जो हमारे घर रूम के चारों ओर जा रहा, जो हमारे रूम के चारों ओर जा रहा। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, देखो अगर हम लोग का अप्लायंस वन टू थ्री फोर, हमको चारों को कनेक्ट करना है, तो हमको चारों को ये मीटर बॉक्स से या मेन स्विच से अलग अलग कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसका वायरिंग यहाँ से ले सकते हैं, इसका वायरिंग यहाँ से ले सकते हैं, इसका वायरिंग हम लोग इस पार्ट से ले लेंगे और इसका वायरिंग हम लोग इस पार्ट से ले लेंगे।
समझ में आया? अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है, देखो हम लोग को वायरिंग हमारा कम लग रहा है। हम लोग को सिर्फ एक बार पूरा रूम में जाना है एंड उसके बाद हम लोग हर एक जगह से अपना अपना वायर्स ले सकते हैं। हमारा ये कॉस्ट इफेक्टिव है ये। नेक्स्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, हर अप्लायंस का सेपरेट फ्यूज लगा सकते हैं। हर अप्लायंस के लिए यहाँ पर एक फ्यूज लगा सकते हैं, F1 मान लो, ये इसका हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F3, ये हो जाएगा F4। ईच अप्लायंस का है वो सेपरेट फ्यूज, और अपना अपना हर फ्यूज का रेटिंग भी अपने अपना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अब मान लो हम लोग को गर्मी ज्यादा लगा, एक अचानक से नया पंखा हमको और लगाना पड़ेगा, यहाँ पे और एक पंखा लगाना है। तो ये पंखा लगाने के लिए हम लोग को यहाँ पे मतलब अप्लायंस 5 अगर लगाना है, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, एक नया कनेक्शन यहाँ से लेके आना है बस। एक छोटा सा वायरिंग से काम बन जाएगा। सो नया अप्लायंस कनेक्शन करना काफी इजी हो जाएगा। ये हमारा मेन एडवांटेज है रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग का। समझ में आइए, ये हमारा मान लो किलोवाट आवर मीटर था। क्लियर है सबको रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग के एडवांटेजेस? बाकी लोग? नेक्स्ट, एक और चीज नोट करने का, ऑल द अप्लायंसेस आर ऑलवेज connected in parallel, connected in parallel। इसका दो रीजन मेनली होता है। ओके, ऑल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, ये हमारा मेन रहेगा। ऑल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, पहले ये एक रीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या रीजन लिख सकते हैं, if one of the appliances get fault or faulty, one of the appliances is faulty, it does not affect working of other appliances. It does not affect working of other appliances। समझ में आया? हम लोग क्यों करते हैं पैरेलल में कनेक्ट? हर अप्लायंस पैरेलल में रहने से क्या होगा, हर को सेम वोल्टेज पर मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट एंड हर अप्लायंस इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएगा। एवरी अप्लायंस विल बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ओके, क्लियर है? तो डाउट यहाँ तक? ओके चलो, नेक्स्ट we come to components of a house wiring system। Components of a house wiring system क्या है? सबसे पहले इट इज, सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा फ्यूज। आजकल हम लोग का फ्यूज बहुत कम यूज होता है, बट फ्यूज का काम क्या है, ब्रेक द सर्किट व्हेन excess current flows, break the circuit when excess current flows through the circuit। ओके, ये इसका मेन काम है। तो फ्यूज कनेक्शन कैसे होता है, छोटा सा चीज दिखा सकते हैं। मान लो ये हमारा बल्ब है, ठीक है?
कुछ इस तरीके से काम करता है। मान लो ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ऑरेंज वाला हमारा रेड वायर है, जो ग्रीन में छोटा सा वायर लगा दैट इज द फ्यूज वायर। ओके, कुछ इस तरीके से कनेक्शन कर दिया जाता है फ्यूज वायर का। क्या होगा, हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट फ्लोज फ्रॉम द लाइट वायर टू द सोर्स, ये डायरेक्शन है करंट का। तो अगर हमारा एक्सेस करंट कहीं पर भी आएगा, दिस पार्ट विल मेल्ट, क्योंकि फ्यूज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज केप्ट एज लो, मेल्टिंग पॉइंट इज लो। हम लोग ऐसा वायर यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हम लोग सुबह पढ़े थे चॉइस ऑफ वायर में। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग इसको लो रखते हैं, ऐसा वायर यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, एंड देन जैसे ही एक्सेस करंट जाएगा वो यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, तो करंट जो एक्सेस करंट है हमारा अप्लायंस तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर हम लोग फ्यूज वायर को न्यूट्रल में लगाते हैं, अगर फ्यूज वायर को न्यूट्रल में लगाते तो फायदा नहीं होता, क्योंकि तक हमारा अप्लायंस तो डैमेज हो ही गया, तक अप्लायंस तो हमारा डैमेज हो ही गया, इसलिए हम लोग उसको कभी भी यहाँ पे न्यूट्रल वायर में नहीं लगाते। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। समझ में आया रीजन फ्यूज को लाइव वायर में कनेक्ट करने का? नेक्स्ट आ जाते हैं, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होता है? करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, इसका मतलब होता है इट इज अ मैक्सिमम करंट दैट द फ्यूज वायर will allow, maximum current that a fuse wire will allow to pass। ठीक है, अगर हमारा 5 एम्पियर करंट रेटिंग है, 5 एम्पियर करंट रेटिंग है, इट मीन्स मैक्सिमम 5 एम्पियर ऑफ करंट कैन फ्लो। समझ में आया? थ्रू द वायर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एक स्विच, कुछ लेते हैं। नेक्स्ट इज अ स्विच। स्विच क्या करते हैं, ऑन ऑफ डिवाइस है, स्विच इज ऑन ऑफ डिवाइस। क्या है टाइप्स ऑफ स्विचेस देख लो। टाइप्स ऑफ स्विचेस क्या है, पहला आता है हमारा सिंगल पोल स्विच, दूसरा आता है हमारा डबल पोल स्विच। सिंगल पोल क्या करता है, इट ब्रेक्स कनेक्शन फ्रॉम द लाइव वायर, इट ब्रेक्स कनेक्शन फ्रॉम द लाइव वायर। ओके, एंड डबल पोल स्विच क्या करेगा, इट ब्रेक्स कनेक्शन फ्रॉम बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, फ्रॉम बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। क्लियर है? सिंगल पोल एंड डबल पोल स्विच का मतलब। नेक्स्ट, अर्थिंग देख लेते हैं, अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग कब यूज करते हैं, इट इज डन टू सेफगार्ड एन अप्लायंस, इट इज डन टू सेफगार्ड एन अप्लायंस। ओके, ताकि अगर कभी एक्सेस करंट आए तो सारा का सारा एक्सेस करंट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड, सारा का सारा एक्सेस करंट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड। सो इन अ 3 पिन प्लग, इन अ 3 पिन प्लग, सब देखा होगा घर पे, अर्थ वायर इज मेड
thicker and longer. Earth wire is always made thicker and longer. And yes, why? ये सबसे मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये जो न्यूमेरिकल बोल के क्वेश्चन है। सो लॉन्गर होने का रीजन क्या सबसे पहले? लॉन्गर होने का रीजन अर्थिंग इज डन अर्थिंग इज डन so that yeah earthing is done first, correct? Earthing is done first so that it safeguards the plants, so it safeguards the plants. Okay, लॉन्गर होने का रीजन ये है। थिकर होने का रीजन क्या है? so that by mistake so that by mistake the earth pin does not enter the live or neutral points. Okay, तो लाइव और न्यूट्रल वाले में गलती से भी हम अर्थ पिन को ना डाल दें, इसलिए उसको मोटा बनाया जाता है और लंबा बनाया जाता है ताकि लाइव और न्यूट्रल से कनेक्शन होने के पहले हमारा अर्थिंग हो जाए। क्लियर है सबको? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट हमारा हाउस होल्ड सर्किट्स में देखना ही है। बाकी थोड़ा कलर कन्वेंशन है वो सब तो पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें है नहीं। कलर कोडिंग क्या है? नेक्स्ट यू कम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में किसी को डाउट्स है? एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें लगता होगा कि एक ज्यादा बड़ा चैप्टर है, ज्यादा कचरा है, बट इससे क्वेश्चंस हमेशा देखा जाएगा थोड़ा कम ही दिया जाता है। ओके, इस चैप्टर से क्वेश्चंस हमेशा थोड़ा कम ही आता है। जनरली हम लोग के क्वेश्चंस आएगा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट से और लेंज लॉ वाले पार्ट से। चलो ठीक है, हम लोग रिवाइज तो कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? पहला टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो क्या देखा गया कि जब भी एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है, अगर हम उसके आसपास एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखते हैं, वायर है उसके आसपास अगर हम एक मैग्नेटिक कॉम्पास रखते हैं, इट विल ऑलवेज रेस्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, ये एक कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। okay? अगर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब क्या है? ये वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से ही कुछ ना कुछ हो रहा है।
ये वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक कंपास रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अ करंट कैरिंग वायर produces a magnetic field around it. A current carrying wire produces a magnetic field around it. ठीक है। सो सबसे पहला बात आता है हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना। हमें सबसे पहले काम आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं? द रूल यूज इज राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? कि अगर हम लोग का वायर है, हम लोग का करंट अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग अपने राइट हैंड से जिस तरीका से इसको पकड़ेंगे, हम लोग को राइट हैंड से हम लोग को राइट हैंड से अपने वायर को उस तरीका से पकड़ना है कि हमारा थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर थंब हमारा पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इससे क्या होता है? हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर्स हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर्स मतलब कि हम फिंगर्स को जिस तरीका से रोल करेंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है। तो अगर हमारा कर इधर ऐसे जा रहा है, हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग हमेशा उसको राइट हैंड से पकड़ेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है? प्लीज इसमें बकवास चीज जैसे बहुत जन नेट से पढ़ के देखा है कि स्नो रूल वगैरह देखा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, उसको दिमाग मत लगाना, काम का नहीं है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अगर हमारा एक सोलिनॉइड आ जाता है तो सोलिनॉइड क्या होगा? सोलिनॉइड कैसा कुछ, या सर्कुलर लूप ले लो। सबसे पहले एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं। सर्कुलर लूप में कैसा रहेगा? अगेन हमारा अगर ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, वायर हमारा ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं एज टू स्ट्रेट वायर्स, एक इधर का एंड एक इधर का। करंट अगर हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ये डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, और नीचे में उल्टा रहेगा। नीचे में उल्टा डायरेक्शन रहेगा, इस तरफ कुछ इस तरीके से रहेगा। जस्ट इमेजिन यू होल्डिंग द वायर विथ योर राइट हैंड, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। नेक्स्ट एक देख लेते हैं हमारा क्लॉक फेस रूल क्या है। क्लॉक फेस रूल क्या होता है? इट इज फॉर क्लोज लूप्स। हम लोग देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, एक कॉल और देखते हैं। हेलो। हाँ तो घर पे। अच्छा कृष्णा को कैसे रहा क्लास से? हाँ, ठीक। वही सेंटर के पास में। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है।
ओके। अच्छा, वॉइस आ गया, क्लियर है? क्लॉक फेस रूल हम लोग जनरली क्लोज लूप्स के लिए यूज करते हैं। क्या है कि अगर हम लोग एक लूप में कहीं पर हम लोग करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, which we are able to see that the current direction of current is anti-clockwise. So that becomes our north pole of the magnet. And अगर आप कहीं पर हमारा clockwise देखेगा तो that is the south pole. Anti-clockwise is north pole, clockwise is south pole. ये वाला बस याद रखिएगा, ये क्योंकि अभी हमारे लेंस लॉ में काम आएगा। ठीक है, ये वाला काम हमारे लेंस लॉ में आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है, made from iron when current flows around it. Temporary magnet form when current flows around the current flows around the coil. Okay? When current flows around the coil. Okay? So इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक ऐसा हम लोग मान लो एक आयरन का कॉइल बनाया जाएगा, सॉफ्ट आयरन का। हाँ जी, इट विल बी सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का कॉइल बनाया जाएगा और सॉफ्ट आयरन के कॉइल के अराउंड हम लोग एक फायरिंग करेंगे जिसमें हम लोग करंट पास करवाते हैं। तो जितना देर तक उसमें करंट पास होगा उतना देर तक वो मैग्नेट की जैसा काम करेगी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में भी यही होता है, जितना देर तक करंट जितना देर तक हम लोग का करंट फ्लो करता है उतना देर तक वो मैग्नेट रहता है एंड उतना देर तक ही वो बचता है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑलवेज एडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है? इसका स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? हम लोग स्ट्रेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द करंट, इंक्रीजिंग करंट, या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ये दो तरीका है हमारा इलेक्ट्रिक ये स्ट्रेंथ चेंज करने का। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा टॉपिक आ जाता है फोर्स ऑन अ current carrying conductor due to presence of magnetic field. So force on a current carrying conductor due to presence of a magnetic field. ये क्या देखा, इसमें क्या हुआ है? Experimentally it was observed that if a charge if a charge is moving in a magnetic field, if a charge is moving in a magnetic field,
It will experience a force. It experiences a force. अच्छा, if a charge is moving in a magnetic field, in a direction other than the magnetic field, in a direction other than the magnetic field, okay? Other than the magnetic field, okay? It experiences a force. It will experience a force, और इस फोर्स का हम लोग एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स. इस फोर्स का हम लोग एक स्पेशल नाम दिया है लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है. सो लॉरेंट्ज फोर्स जो है ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तीसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. If we combine all three, it is directly proportional to B, I, L. तो फोर्स अल्टीमेटली क्या था, विल. यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग वन मान रहे हैं. ठीक है. कांस्टेंट इज वन. क्लियर है. सो जनरली क्या आप पूछ सकते हैं इसमें से, बिल का यूनिट, बी का यूनिट. सो बी क्या होगा, एफ वाई आई एल. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स. करंट का होता है एम्पियर. इसका होता है मीटर. तो इट इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. ठीक है. न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. और इसी का नाम है टेस्ला. इसी का नाम है टेस्ला. ओके. सो दिस इज फॉर द मैग्नीट्यूड. दिस इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के अलावा और क्या है कि हमारे साथ आ सकता है फोर्स में, डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड के अलावा वी कैन यूज द डायरेक्शन. सो डायरेक्शन इज यूज्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेकन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? If four finger points in the direction of magnetic field, current, middle finger points in the direction of current flowing, is the direction of current. So thumb will point in the direction of force. Thumb will be the direction of force. Condition क्या है? All three are perpendicular to each other. Okay? All three are perpendicular to each other. मतलब कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरीका से हम लोग इसको पॉइंट करेंगे. ठीक. सो इसका एग्जांपल कहाँ पे यूज होता है? एग्जांपल इसका एक हमारा है डीसी मोटर में. सो डीसी मोटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. अब डीसी मोटर कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है? मान लो हमारा सबसे कॉमन चीज, ऑल रोटेटिंग थिंग्स. रोटेटिंग थिंग्स में जनरली यूज होता है रोटेटिंग अप्लायंसेस. ओके. जैसे फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया. ओके. फैन, वॉशिंग मशीन, जो भी इलेक्ट्रिक चीज हमारा रोटेट करता है उसमें हमारा डीसी मोटर यूज होता है. समझ में आया? ओके. सो डीसी मोटर का पार्ट्स का फंक्शन थोड़ा देख लेना. नेक्स्ट वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो अभी तक क्या पढ़े कि हम लोग जब तक
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो अगर हम लोग अब सोचे, उल्टा भी तो हो सकता है। ओके, उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा क्या मतलब? जब तक मैग्नेटिज्म में कुछ चेंजेस आएगा, उतना देर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। जब तक मैग्नेटिज्म में कुछ चेंजेस आएगा, उतना देर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? Whenever there is a change in magnetic field, whenever there is a change in magnetic flux, ले लो, linked with a coil. Whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, a EMF is produced in the coil, and EMF is produced in the coil. Okay? मतलब जितना देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, उतना ही देर तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वैसे ही हमारा करंट प्रोड्यूस भी कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोल सकते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड is directly proportional, the magnitude of EMF produced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. It is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Okay? समझ में आया? तो जितना ज्यादा जल्दी हमारा चेंजेस हो रहा है, उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स होगा। और ये दोनों लॉस को हम लोग स्पेशल, ये दोनों लॉस को बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों लॉस हमारा है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सबको क्लियर है? तो जितना देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, उतना देर तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होना बंद, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना भी बंद। एनी डाउट्स किसी को यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हमारा मैग्नीट्यूड का तो देख लिए। अब क्या देख सकते हैं हम लोग? डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अगर देखना चाहे, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले आ जाता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो क्या है? अगेन सब कुछ सेम है, ये पूरा चीज ही हमारा सेम है। द फोर फिंगर will be the direction of magnetic field, middle finger is the direction of current, and अच्छा रुक जाओ लिख ही देते हैं। Four finger will point in the direction of magnetic field. Okay, thumb is the direction of motion. Thumb is the direction of motion. So then middle finger will point. The middle finger points in the direction of induced current. The direction of induced current. Induced current के will use right hand rule, and force के लिए we will use left hand rule. क्लियर है?
ओके, चलो ये है। अब एक लॉ जिससे सम्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जनरली इससे आता है, दैट इज लेंजेस लॉ। लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या करता है, क्या हुआ? इंड्यूस करंट वही होता है जो करंट अभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या, एक तरफ से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को ही इंड्यूस करंट बोलते हैं। उस करंट को ही इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, लेंस लॉ क्या कहता है? सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that the direction of induced EMF is such that it tends to oppose the cause which produces it. It tends to oppose the cause which produces it. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जिसको चलो देखते हैं। हम्म, ये मान लो हमारा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ठीक है। ये हमारा सोलेनोइड है, इसमें हमारा यहाँ पे ऐसे वायरिंग किया हुआ है, ठीक है। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट, द मैग्नेट इज मूविंग, सॉरी, टुवर्ड्स द कॉइल, चलो ठीक है। द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। सो करंट इसमें एक प्रोड्यूस होगा, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा। अरे यार एक रुक जाओ, एक सेकंड। करंट प्रोड्यूस होगा। करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। करंट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। सो हम अगर अट्रैक्शन हो रहा है, करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। सो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग को रिपल्शन करवाना है, रिपल्शन करवाना है ताकि हमारा उल्टा हो जाए। और रिपल्शन करवाने के लिए पास वाले साइड पे सेम पोलैरिटी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल होना चाहिए, यहाँ पर हमारा साउथ पोल होना चाहिए। नॉर्थ पोल होना चाहिए, तो अगर इस साइड से देखा जाए तो इस साइड से हमारा इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से हमारा इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ करंट, ठीक है। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, तो गैल्वेनोमीटर हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सबको ये पार्ट क्लियर है लेंस लॉ का कैसे आया? क्योंकि यहाँ से एक सम आना समझ लो गारंटीड है। ये वाला टॉपिक से एक सम आना गारंटीड है, ये पार्ट क्लियर है एकदम कि कैसे ये डायरेक्शन आया है। क्या हुआ है देखो, करंट हमारा, मैग्नेट हमारा मूव कर रहा था टुवर्ड्स द राइट। सो हो रहा था हमारा अट्रैक्शन, हो रहा है हमारा अट्रैक्शन, हमें करवाना है रिपल्शन। रिपल्शन करवाने के लिए क्या होगा, से पास वाले साइड पे वी नीड द सेम पोलैरिटी, पास वाले साइड पे वी नीड द सेम पोलैरिटी। अगर हमें सेम पोलैरिटी चाहिए तो वी नीड यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो वी नीड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ पोल है तो वी नीड एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्रॉम दिस साइड। लेफ्ट साइड से अगर हम व्यू करें तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से, क्लियर है।
गैल्वेनोमीटर राइट की वो देखो, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट विल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो ये करंट यहाँ से आके इस वायर से किधर पास हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये उस पार्ट में करंट साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोल सकते हैं साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रहा है, उस केस में यू कैन से दैट इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की तरफ से देखे हैं। और गैल्वेनोमीटर में देखो करंट हमारा इधर पास किया ना, तो करंट के डायरेक्शन में पास करेगा गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया? हर बार नहीं होता है, हर बार का जरूरत नहीं है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। इट विल ऑलवेज, हम लोग देखेंगे कि ये ऐसे याद रख लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के टर्म्स में। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है पक्का ये वाला? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी आता है, जनरली एक डायग्राम बना देगा, बोलेगा स्टेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्टेट द लॉ यूज। सो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए पूरा डायग्राम बना के एरोस बनाना है, एंड देन लॉ में हमारे हमें लेंस लॉ लिखना है, लेंस लॉ विद द स्टेटमेंट। लेंस लॉ विद द स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है, इसका सबसे मेन यूज किधर आता है हमारा ना, एसी जनरेटर। एंड एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अच्छा, एसी जनरेटर और डीसी मोटर, इन दोनों का प्रिंसिपल प्लीज याद कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, ठीक है, लर्न कर लेना क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच दे वर्क। अच्छा, नेक्स्ट वी कम टू, छोटा सा टॉपिक बचा, बस दो टॉपिक्स बचा। एक डीसी एंड एसी, इन दोनों का फर्क क्या है। डीसी क्या है, इट इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, डीसी इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ओके, एसी इज ऑफ ऑल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड, दिस इज डीसी। एसी इज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, तो इसका इट इज ऑल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड। ओके, इंडिया में इट इज टेकन एज 50 हर्ट्स। ओके, इंडिया में इट इज टेकन एज 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स का मतलब क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स मीन्स हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में कितना बार हमारा करंट चेंज होगा, 50 बार हमारा प्लस, 50 बार हमारा माइनस चेंज होगा। ठीक है, 50 बार प्लस, 50 बार माइनस होता है। समझ में आया? ओके, क्यों हमें एसी करंट चाहिए, बिकॉज देखो हम लोग आज हाउस होल्ड सर्किट्स में शुरू में पढ़े थे कि हमारा वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। तो वोल्टेज जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन पॉसिबल है, दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का वोल्टेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर जनरेटिंग स्टेशन से हम बना रहे थे, दैट इज ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग करंट हम प्रोड्यूस करते हैं, ना कि डायरेक्ट करंट। समझ में आया? सो हम लोग एक डिवाइस यूज होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर नाम सुनते हैं सबको मूवी याद आता होगा सबसे पहले, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है, इंक्रीजिंग द वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज फॉर डिक्रीजिंग वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज फॉर डिक्रीजिंग द वोल्टेज। अब ट्रांसफॉर्मर देख लेते हैं कि हमारा काम कैसे करता है। ट्रांसफॉर्मर्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइल, एक होता है हमारा प्राइमरी कॉइल, ट्रांसफॉर्मर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉइल्स, इसमें दो होता है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। क्या किया जाता है, प्राइमरी कॉइल में कुछ कॉइल्स का टर्न रहता है, सेकेंडरी कॉइल में कॉइल को कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दिया जाता है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दिया जाता है, सेकेंडरी टर्न में नंबर ऑफ टर्न्स दिया जाता है। ठीक है, सो एक हम लोग टर्न्स रेशियो निकालते हैं, एक हम लोग निकालते हैं टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो क्या होता है, number of turns in the secondary coil divided by number of turns in the primary coil. This is typically n. Number of turns in the secondary coil and number of turns in the primary coil. अब देखो सोचो क्या हो रहा है, अगर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफरेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफरेंट है। सो प्राइमरी कॉइल एक तरह से हमारा इनपुट होता है, सेकेंडरी कॉइल हमारा आउटपुट होता है। प्राइमरी कॉइल इज द इनपुट, सेकेंडरी कॉइल इज द आउटपुट। सो हमारा जो भी करंट है उसको हम लोग पहले प्राइमरी कॉइल से पास करवाते हैं एज इनपुट, और उसको सेकेंडरी कॉइल से एज वी कलेक्ट एज द आउटपुट। प्राइमरी पे इनपुट है, सेकेंडरी पे वो आउटपुट है। So, जब वो इन प्राइमरी से सेकेंडरी पे गया है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारा चेंज हुआ है तो उसमें वोल्टेज भी चेंज होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारा चेंज हो रहा है तो उसका वोल्टेज भी हमारा चेंज होगा, क्योंकि एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े कि इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज एन ईएमएफ प्रोड्यूस। और जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स हमारा चेंज होगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो अगर हमारा तो फॉर ट्रांसफॉर्मर एक रूल याद रख सकते हो, फॉर अ ट्रांसफॉर्मर ns by nt, this is equals to vs by vp. S stands for secondary, P stands for primary, V stands for voltage, V stands for voltage. ठीक है, समझ में आया? एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ip by is, ip by is, ओके, ip by is। ठीक है, सो ये क्या है, I stands for करंट। क्यों ऐसा, क्योंकि वोल्टेज अगर P इज इक्वल्स टू वी आई हम लोग लेते हैं, वोल्टेज अगर बढ़ता है तो करंट गिरता है। सो वोल्टेज और करंट एक तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ, इसीलिए उल्टा हो गया यहाँ पे। सो ये एक हमारा रिलेशन है फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, सो देखा जाए मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ा है इसका मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रहा है, अगर वोल्टेज घटा है तो मतलब वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहा है। सो इफ n इज ग्रेटर देन 1, मतलब टर्न्स रेशियो इज ग्रेटर देन ns is greater than np, so this is a step up transformer. If n is less than 1, then ns is less than np, so this is a step down transformer. This is a step up transformer, this is a step down transformer. ठीक है, क्लियर है सबको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। अगर टर्न्स रेशियो हमारा 1 से बड़ा है तो इट इज अ स्टेप अप, टर्न्स रेशियो अगर हमारा 1 से कम है तो इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन है। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर n इक्वल टू 1 होता है तो वो ट्रांसफॉर्मर ही नहीं है। n इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि तब तक वो वोल्टेज चेंज किया है नहीं, और वोल्टेज चेंज करने तो ट्रांसफॉर्मर का काम किया है। ओके, n इक्वल टू 1 का केस काम ही नहीं है। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर आप पूछते हो विच कॉइल इज मेड थिकर एंड वाई, तो बता सकते हैं कौन सा कॉइल को मोटा बनाया जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में? करेक्ट, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इज मेड थिकर, प्राइमरी कॉइल is made thicker because it carries more current. It carries more current. समझ में आया? Carries more current, तो इसीलिए it is made thicker. ओके, अगर हम एक और चीज देखना चाहें कि ट्रांसफार्मर एक प्रैक्टिकल कैसे देखा जाए, तो क्या क्या एनर्जी लॉसेस हो सकता है? व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर? ठीक है, हमें सिर्फ इसका नाम जान कर रखना है और कुछ नहीं। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर किस किस तरीका से हो सकता है? एक हो सकता है हीटिंग इन द कॉइल्स, एक हो सकता है हीटिंग इन द कॉइल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ एडी करेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इट इज बिकॉज ऑफ एडी करेंट्स। थर्ड हम लोग बोल सकते हैं इट इज सॉर्ट ऑफ हिस्टेरेसिस। समझो, बता दे रहे हैं दोनों क्या होता है, ऐसे इतना जरूरत नहीं है बट स्टिल जान लो। एडी करेंट्स और हिस्टेरेसिस क्या होता है? एडी करंट क्या हो गया, देखो एडी हम एडी करेंट्स मतलब क्या होता है कि हम लोग का जैसे जैसे एक में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो दूसरा में जा रहा है। प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है, प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में जा रहा है। इससे बीच में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है कहीं भी, इसके बीच में कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा करंट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट। तो उसके वजह से कुछ लॉस हो सकता है। प्राइमरी में करंट है, उसकी वजह से सेकेंडरी में प्रोड्यूस हुआ, इसके बीच में एक छोटा सा इंटरवल है, भले वो बहुत छोटा सा है, बट स्टिल कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? देखो क्या होता है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल क्या हो रहा है, एक बार मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, ऐसे चेंज होते रहता है। एक बार मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, ऐसे चेंज होते रहेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। समझ में आया? अगर कॉइल पहले मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, इसके बीच में जो लॉस है दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। क्लियर है सबको? तो डाउट्स किसी को दोनों चैप्टर्स में? चलो देन विल कीप इट टिल हियर, टुमारो मॉर्निंग विल डू कैलोरीमेट्री। टुमारो मॉर्निंग विल डू कैलोरीमेट्री। ओके,